रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या है ये हम आज देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपकी बुक ने पहले लेक्चर के मुकाबले में छोटा लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें उससे भी ज्यादा है, तो इस वजह से आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर सुनना है। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखें तो आप लोग देखेंगे बुक ने इसको बहुत मुख्तसर करके लिखा है और उसमें कोई किसी किस्म की हेडिंग भी नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैंने यहां पर कुछ हेडिंग्स दी हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है फुल मार्क्स गेन करने के लिए। अभी सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट हेडिंग पर, और फर्स्ट हेडिंग है जी पैरेलल एलसी सर्किट होता क्या है। आपको मालूम है कि हमारे पास इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी L स्टैंड्स फॉर के इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर और C स्टैंड्स फॉर के वहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो LC सर्किट क्या होगा? एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें एक कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। लेकिन यहां सिर्फ LC सर्किट नहीं बल्कि पैरेलल LC सर्किट बोला हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर मैं एक AC सोर्स के साथ एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर कुछ इस तरह से पैरेलल तरीके से जोड़ूं तो फिर मैं कहूंगा ये पैरेलल एलसी सर्किट है। तो पैरेलल एलसी सर्किट क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। याद रखिएगा, मैं इनको एंड टू एंड भी कनेक्ट कर सकता हूं कुछ इस तरह से। इस सूरत में ये एलसी सर्किट ही होगा क्योंकि इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है, लेकिन क्योंकि एंड टू एंड कनेक्ट है, जहां पर इंडक्टर खत्म हो रहा है वहां से आगे कैपेसिटर का कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ये एलसी सीरीज सर्किट है। तो याद रखिएगा, आज का हमारा आर्टिकल क्या है? आज का हमारा आर्टिकल है पैरेलल एलसी सर्किट, जिसमें एसी सोर्स के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर लगा तो होगा लेकिन इस तरह से पैरेलल तरीके से लगा होगा। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हाट इज पैरेलल एलसी सर्किट। इट इज अ सर्किट इन विच, ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इन विच एन एसी सोर्स, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा और उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। उसको एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? इन पैरेलल तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया जी एक पैरेलल एलसी सर्किट की डेफिनेशन। डेफिनेटली यहां पर हमें डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए जी, सर्किट डायग्राम की हेडिंग यहां पर मैंने दी है। तो ये मेरे पास एक एसी सोर्स है, यहां मेरे पास एक इंडक्टर होगा और उसके साथ पैरेलल में एक अदद कैपेसिटर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक पैरेलल एलसी सर्किट की डायग्राम। ये जो कैपेसिटर होगा इसकी कैपेसिटेंस को मैं C और जो इंडक्टर होगा इसकी इंडक्टेंस को मैं कैपिटल L से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये होगी इसकी डायग्राम। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। देखिए, मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं यहां पर ये जो चीजें हैं ज़बानी बयान करूंगा। आप लोगों को याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने बुक की लाइंस लिख देनी है। तो बुक ने जहां आर्टिकल स्टार्ट किया है शुरू की लाइन और अगले पेज पर जो चंद लाइनें हैं ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के अंदर यहां पर आप लोगों ने लिखनी है। मेरा काम यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, इसलिए मैं यहां पर बजाय उन लाइंस को लिखकर टाइम वेस्ट करूं, मैं क्यों ना आपको जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं वो दूं। तो स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, मेरे पास एक एसी सोर्स है, उसके साथ पैरेलल में एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर आप इस सर्किट को समझना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, तो सबसे पहले आप बाकी सारी चीजों को भूल जाएं और कैपेसिटर को देखें कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे से पूछें कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, तो सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको दूंगा
मास स्प्रिंग सिस्टम की। एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पर है, इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको खींचकर इस पॉइंट तक ले आऊं तो आप लोग देखेंगे कि मैंने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में मूव किया है। तो ये मोशन की डायरेक्शन याद रखिएगा। इस मोशन की डायरेक्शन में मूव करके मैंने स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर कर दी। मुझे कैसे पता चला कि एनर्जी स्टोर हो गई है? क्योंकि जब मैं इसको यहां पर छोड़ूंगा, स्प्रिंग का वापस खुद ब खुद भागना जो है ये बता रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्प्रिंग का एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये जो बिहेवियर है ये बिल्कुल कैपेसिटर की तरह है। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सोच लें मैं क्या कह रहा हूं कि हमने जब इसको खींचकर एक्सट्रीम पोजीशन तक एक्सटेंड कर दिया, हमने इधर को मूव किया और उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, और एनर्जी इस तरह से स्टोर हुई कि जब मैंने इसको छोड़ा तो ये बिल्कुल वापस हमारी ओरिजिनल मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। तो ये जो ऑपोजिट जा रहा है इसको ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो कीजिए, कैपेसिटर को देखते हैं। इस कैपेसिटर के साथ अगर मैं एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दूं तो याद रखिएगा ये डीसी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये उस प्लेट से मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज आ रहा है। दूसरे अल्फाज में इसे कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, ये बिल्कुल वैसे ही स्प्रिंग को जब हम लोगों ने खींचकर एक्सट्रीम पोजीशन पर रख दिया था तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाकर रख दिए, अब यहां पर भी एनर्जी स्टोर हो गई है। लेकिन याद रखिएगा, आपको मालूम है दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये स्प्रिंग की तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई है इसमें अगर आप प्लेट्स पर देखें, प्लेट पर मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर मैं बैटरी हटा दूं तो बैटरी हटा देने पर वो सारे नेगेटिव चार्जेस जो प्लेट पर गए थे अब वो वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। अब ये कहलाता है डिस्चार्जिंग, और वो जो एनर्जी आपकी स्टोर हुई थी अब वो आपको वापस मिल रही है। ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो स्प्रिंग है जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो स्प्रिंग खुद ब खुद वापस जाना शुरू कर देगा। तो आपने देखा कि हमारे पास कैपेसिटर और स्प्रिंग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है जिस तरह स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर भी आपको वक्त पड़ने पर वही एनर्जी रिटर्न कर सकता है जो उसने स्टोर किया, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। तो स्टूडेंट्स, नोट करने वाली बात क्या है कि स्प्रिंग को आप इस डायरेक्शन में मूव करके लेकर आए यहां तक, तो छोड़ने पर स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके वापस कर रहा है एनर्जी। कैपेसिटर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब बैटरी लगी हुई थी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करके स्टोर हो गए, और जब मैंने बैटरी हटा दी और उसकी जगह कोई लोड आ गया तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओरिजिनल डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करके दूसरी प्लेट तक जा रहे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है कैपेसिटर की, ये बिल्कुल स्प्रिंग की एक्सट्रीम पोजीशन पर जो बिहेवियर है उससे मिलती जुलती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को कैपेसिटर का बिहेवियर समझ में आया। आसान अल्फाज में कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकता है। कौन सी एनर्जी स्टोर कर सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, और वक्त पड़ने पर यह आपको डिस्चार्ज होकर थोड़ी देर के लिए करंट दे सकता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं उस एलसी सर्किट के दूसरे एलिमेंट यानी कि इंडक्टर की तरह। अब इंडक्टर को अगर मैं इंडिविजुअली पढ़ूं, आप मेरे से पूछें कि सर इंडक्टर की क्या एग्जांपल है, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स इंडक्टर की एग्जांपल भी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम ही बन सकती है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है। अब वो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को जब मैंने वहां से छोड़ दिया तो वो खुद ब खुद मूव करते करते मीन पर आया, लेकिन क्या मीन पर आकर रुक जाएगा? नहीं, आपको मालूम है वो तो आगे चला जाएगा। क्वेश्चन ये है ये आगे क्यों चला गया मास? उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट जब मैंने वहां पर उसको छोड़ा
तो फिर जब वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते मेन पोजीशन पर पहुंचा तो उस वक्त उसके पास बहुत स्पीड थी। इनर्शिया का आर्टिकल ये कहता है कि जब कोई चीज चल रही हो तो वो क्या चाहती है, वो चलते रहना चाहती है। यही वजह है कि जब आप बाइक पर जा रहे हो तो अचानक ब्रेक लगाने पर फौरन नहीं रुक जाते, बल्कि बाइक स्लिप हो जाती है, क्योंकि बाइक चल रही थी। इनर्शिया कहता है अगर कोई चीज चल रही हो तो वो चलते रहना चाहती है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जब मीन पर पहुंचा तो उसका इनर्शिया कहता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है तो वो उस स्पीड की वजह से आगे उसी स्पीड से चलते रहना चाहता है और मीन को क्रॉस कर जाता है। इस एग्जांपल में एक और बात भी नोट करने वाली है, और वो क्या है कि जब आप लोगों ने वहां से छोड़ा तो हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो अब इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जब वो मीन पर पहुंचा तो मीन पर उसकी किनेटिक एनर्जी जो उसका इनर्शिया था वो उसको उसी डायरेक्शन में आगे ले गया। तो देखिए किनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, किनेटिक एनर्जी जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही हो उसको उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन पिछले एग्जांपल में जब एक्सट्रीम पोजीशन में देखा था तो हम लोगों ने क्या देखा था, इस एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब मैं बॉडी को इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो एक्सट्रीम पर पहुंचने के लिए मैं इधर को गया हूं, लेकिन जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी तो वो बॉडी इधर को मूव करेगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैपेसिटर वाला केस। लेकिन यहां पर आप लोगों ने देखा कि किनेटिक एनर्जी क्या कहती है, बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही हो उसी डायरेक्शन में उसको लेकर जाती है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया तो याद रखिएगा इंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का बिहेवियर मीन पोजीशन के ऊपर है। कैसे, लेकिन आइए स्टूडेंट्स जरा इंडक्टर को इमेजिन करते हैं। ये मेरे पास एक इंडक्टर है, मैं इसके साथ एक डीसी सोर्स लगाता हूं। आप लोगों को मालूम है कि ये डीसी सोर्स यहां पर भी एक करंट का फ्लो शुरू कर देगा, लेकिन करंट के इस फ्लो की वजह से इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और यह मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती जाएगी। आप यूं समझे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। स्टूडेंट्स अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यह बैटरी हटा दूं तो आप सोचेंगे कि जब बैटरी हट गई तो चार्जेस तो रुक जाएंगे फौरन, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो चार्जेस जिस डायरेक्शन में जा रहे थे चार्जेस को उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, जस्ट लाइक इनर्शिया। इनर्शिया भी तो यही चाहता है ना, अगर एक चीज चल रही है तो चलते रहना चाहती है। तो यहां पर इंडक्टर में से जो चार्जेस मूव कर रहे थे, अगर मैं बैटरी हटा भी दूं तो वो चार्जेस को उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर तक मूव करवाने में कामयाब रहेगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम बिल्कुल मीन पोजीशन पर कर रहा था कि एक मास आ रहा था और किनेटिक एनर्जी कह रही थी कि क्योंकि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो आगे को जाना चाहिए। तो इंडक्टर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि इंडक्टर में चार्जेस के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, और अगर आप जो बैटरी है उसको हटा भी दें तो थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चार्जेस जा रहे थे उनको गुजारेगा उसी डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो भी बैटरी को हटा देने के बाद भी चार्जेस को थोड़ी देर के लिए मूव कर सकता है जिस तरह कैपेसिटर करता है। लेकिन कैपेसिटर के केस में आप लोगों को याद है जब बैटरी लगे तो करंट इस डायरेक्शन में जाता है, और बैटरी के उतरने के बाद अगर बल्ब लगा दूं तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी एनर्जी तो मिले लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहां इंडक्टर के केस में अगर आप गौर करें तो अगर मैंने इंडक्टर के साथ एक बैटरी लगाई और करंट इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, अगर मैं बैटरी हटा दूं तो करंट उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट कर देती है चार्जेस की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो करती है। भले चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें या उसी डायरेक्शन में फ्लो करें, भाई एनर्जी तो स्टोर हुई ना। इसलिए नतीजा ये निकला इस पूरी डिस्कशन का कि कैपेसिटर जो है वो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा कैपेसिटर में भी अगर आप बैटरी को हटा दें तो थोड़ी देर के लिए आपको करंट मिलेगा और लोड चलेगा, और इसी तरह से अगर आपके पास इंडक्टर में बैटरी हटाकर लोड लगा दें तो भी आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो करंट मिलेगा। ये बहुत ज्यादा देर के लिए बैकअप नहीं होता, ये बिल्कुल एक लम्हे के लिए होता है, बहरहाल होता जरूर है। तो स्टूडेंट्स क्या सीखा कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही
एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर अगर हम देखें कि एक्सट्रीम पर जब हमारा मास मौजूद होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसको मीन तक लेकर आएगी, लेकिन मीन पर उसकी किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कहेगी नहीं भाई आप आगे को चले, और फिर वो मैस मूव करते करते जब यहां पर पहुंचेगा तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहेगी आप वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, और फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते करते मीन पर पहुंचेगा तो मीन पर किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किनेटिक एनर्जी कहेगी आप उसी डायरेक्शन में मूव करें। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है, किनेटिक एनर्जी डायरेक्शन को मेंटेन कर रही है। इस नतीजे में आपके पास क्या बना, एक ऑसिलेशन बन गई। आप देख रहे हैं आपका हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम मूव करता रहता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये हमेशा ऐसे ही मूव करता रहेगा, और अगर फ्रिक्शन होगी तो फिर मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी डिसिपेट करते करते एक वक्त आएगा कि रुक जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर यही कॉन्सेप्ट हम वहां पर अप्लाई कर दें, अभी तो अलग-अलग पढ़ रहे थे ना, तो स्प्रिंग में भी हम लोगों ने किनेटिक और पोटेंशियल को अलग-अलग पढ़ा, फिर इकट्ठा कर दिया तो ऑसिलेशन बन गई। तो अगर मैं वहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर को, जिनको अलग-अलग पढ़ा था, अगर मैं इनको इस तरह से जोड़ दूं, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, तो जरा तवज्जो कीजिए, ये मेरे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और मैं इस चार्ज कैपेसिटर के साथ ये इंडक्टर जो है वो जोड़ रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इंडक्टर जो है उस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि उसमें कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, बिल्कुल डिस्चार्ज्ड है इंडक्टर। लेकिन जो कैपेसिटर अगर आप देखें तो कैपेसिटर के पास इस वक्त चार्जेस स्टोर है, इसका मतलब जो कैपेसिटर है उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी मौजूद है, या दूसरे अल्फाज में कैपेसिटर इस वक्त चार्ज है। अब स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं आप देखेंगे नेगेटिव प्लेट के जो चार्जेस हैं वो फौरन ही मूव करते करते दूसरी प्लेट पर जाना शुरू हो जाएंगे, मगर इस दौरान उनको इंडक्टर में से गुजरना पड़ेगा। इंडक्टर में से जब चार्जेस मूव करेंगे तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो गया, यानी इंडक्टर में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। दूसरे अल्फाज में इंडक्टर चार्ज हो गया। लेकिन कैपेसिटर को देखें, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स अब न्यूट्रल हो चुकी हैं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। क्या ये बात खत्म हो जाएगी? नहीं। इंडक्टर देखें, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर लिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड कहता है भाई जिस डायरेक्शन में चार्जेस जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चार्जेस को मूव करवाएं, इनर्शिया की तरह, किनेटिक एनर्जी की तरह। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी चार्जेस को कहेगी कि नहीं आप अभी इसी डायरेक्शन में चलती रहे, तो चार्जेस इस डायरेक्शन में चलते रहेंगे। जब चार्जेस इस डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जब चार्जेस मूव करते करते यहां पहुंचेंगे और ये प्रोसेस रुकेगा, तो आप जरा देखें कि हमारा जो इंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड गायब हो चुका है, क्योंकि उसने चार्जेस को मूव करने में अपना सारा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया, उसके पास कोई मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन चार्जेस जो हैं वो प्लेट्स पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, यानी कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो चुकी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। और फिर इसका नतीजा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस को मूव करेगा और फिर हमारे पास ये चार्ज हो जाएगा, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन फिर वापस मूव करेंगे तो हमारे पास ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस तरह से सिस्टम जो है हमारे पास चार्जेस को ऑसिलेट करता रहेगा। कुछ याद आया आपको? बिल्कुल ऐसा ही हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में भी हो रहा था। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम आप लोगों ने देखा था कि किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज एक दूसरे में चेंज होते थे, लेकिन यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि किनेटिक और पोटेंशियल नहीं लफ्ज यूज कर रहे हैं हम, बल्कि हम मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो एक की मैग्नेटिक दूसरे की इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है, एक की इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी की मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है। बहरहाल एनर्जीज एक दूसरे में ऑसिलेट हो रही है, जिसकी वजह से चार्जेस को आप देखें वो मुसलसल ऑसिलेट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम एक मैकेनिकल ऑसिलेटर है। आप सोच रहे हो मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इसको एक्सप्लेन करने में। उसकी वजह यह है कि एक तो बच्चों को ये नहीं आता स्टूडेंट्स, और दूसरी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल का आर्टिकल भी आपका यही है। तो ये कॉन्सेप्ट दो जगहों पर यूज होता है, इसलिए मैंने यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो बात ये है कि अगर आपके पास LC यानी इंडक्टर और कैपेसिटर इकट्ठे हो तो फिर ऑसिलेट करते रहेंगे उस सर्किट के अंदर। क्यों ऑसिलेट करते रहेंगे? आप कह सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में और इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर होती रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जीज आपस में चेंज करेंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज इंडक्टर को चार्ज करेगी, इंडक्टर की डिस्चार्जिंग कैपेसिटर को चार्ज
सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स ये हमेशा इसी तरह ऑसिलेट करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा काम क्या है? सिर्फ इन दोनों को नहीं पढ़ना, बल्कि हमने बीच में एक एसी सोर्स भी लगाना है। तो अब स्टूडेंट्स वक्त आ गया कि सर्किट है, चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, साथ में एक एसी सोर्स लगा दूंगा। अब जब मैं एसी सोर्स लगाऊंगा स्टूडेंट, तो आप लोग देखेंगे कि चार्जेस क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ही ऑसिलेट कर रहे हैं। जितना चार्जिंग के लिए कैपेसिटर को करंट चाहिए वो इंडक्टर दे रहा है, जितना चार्जिंग के लिए इंडक्टर को करंट चाहिए वो कैपेसिटर दे रहा है। फिर सोर्स को कोई करंट देने की जरूरत नहीं है। और आप देख भी रहे हैं, क्या सोर्स से कोई करंट निकल रहा है? नहीं। तो फिर वहां पर करंट कैसे पास कर रहा है रेजिस्टर और कैपेसिटर में? तो कैपेसिटर का करंट इंडक्टर में से, इंडक्टर का करंट कैपेसिटर में से पास कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहां अगर मैं करंट को देखना चाहूं कि सोर्स में से कितना करंट निकल रहा है, तो यहां पर एक एमीटर लगा सकता हूं। एमीटर यहां पर लगाऊंगा तो आप देख रहे हैं एमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं कैपेसिटर या इंडक्टर का करंट, तो एमीटर कैपेसिटर और इंडक्टर से लगाऊंगा, वहां कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी करंट की। अब स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास ये जो ब्रांच करंट्स हैं, ये जो ब्रांचेस हैं हमारी इंडक्टर और कैपेसिटर की, उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जबकि सोर्स में करंट की वैल्यू है ही नहीं। ये बड़ी अजीब बात है। क्यों अजीब है? क्योंकि सोर्स नहीं दे रहा, फिर बाकी के पास करंट कैसे आ रहा है? तो अब आपको पता चल गया कि कैपेसिटर के पास करंट कहां से आ रहा होगा? इंडक्टर से। इंडक्टर के पास करंट कहां से आ रहा होगा? कैपेसिटर से। तो इसका मतलब हमारे पास सोर्स के पास से करंट निकलेगा भी नहीं और इंडक्टर और कैपेसिटर का ये काम चलता रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात अगर आप देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इंडक्टर की रेजिस्टेंस को 0 कहा हुआ है, लेकिन आपको मालूम है आइडियल सिस्टम तो होता नहीं है। अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो थोड़ी सी, तो फिर हमारे पास सोर्स में से थोड़ा सा करंट पास करेगा। बहरहाल फिर भी आप यही कहेंगे कि सोर्स में से जितना करंट निकल रहा है उससे ज्यादा ब्रांचेस में करंट है। ये है पहला पॉइंट। ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी बेसिकली बुक ने सबसे एंड पर लिखी है, लेकिन क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपके सामने पहले ही ये वाली कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्या सीखा हम लोगों ने कि एट रेजोनेंस, ये जो बात अभी मैंने की रेजोनेंस पर होगी। अभी रेजोनेंस क्या है वो उस पर मैं आता हूं। एट रेजोनेंस ब्रांच के जो करंट्स हैं, ब्रांच करंट्स कौन से करंट्स हैं? कैपेसिटर में से गुजरने वाला करंट, इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट, उनको आईसी और आईएल कह देता हूं। तो ब्रांच करंट्स मे बी मच लार्जर, ब्रांच करंट्स ज्यादा हो सकते हैं देन सोर्स करंट। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि सोर्स से ज्यादा कोई भी चीज नहीं हो सकती ना, लेकिन यहां पर हम लोगों ने देखा कि सोर्स में से करंट नहीं पास कर रहा या बहुत कम पास कर रहा है अगर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, और हमारे पास जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उसमें अच्छा खासा करंट पास कर रहा है। अब उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी। स्टूडेंट्स, अगर हम आइडियली देखें कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो आप लोगों को मालूम है अगर रेजिस्टेंस नहीं है उस केस में जो हमारा सोर्स है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। इस सूरत में स्टूडेंट जब सोर्स में से करंट ना पास करे तो इसे हम ओपन सर्किट नहीं कहते, क्योंकि ओपन सर्किट की कंडीशन क्या होती है? अगर मेरे पास एक बैटरी हो और उस बैटरी के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड हो, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कब नहीं करेगा? अगर मैं इस सर्किट को कट ऑफ कर दूं, इसमें से रेजिस्टर उतार दूं, अब ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसे कहते हैं ओपन सर्किट। यानी ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करता। तो एलसी सर्किट में भी तो करंट पास नहीं ना कर रहा सोर्स में से। तो आप यूं समझ सकते हैं कि रेजोनेंस पर जो एलसी सर्किट है इट जस्ट बिहेव लाइक ओपन सर्किट। अगर आप ये एलसी हटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी उसमें से करंट पास नहीं कर रहा। तो ये बात बुक ने नहीं डिस्कस की, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक एलसी सर्किट रेजोनेंस पर एक ओपन सर्किट होता है सोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि सोर्स में से कोई करंट पास नहीं करता। लेकिन ये बात आइडियली है, अगर रेजिस्टेंस है तो फिर थोड़ा सा करंट पास करेगा सोर्स में से भी। क्यों? क्योंकि सोर्स को फिर करंट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर फ्रिक्शन हो तो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम हमेशा मूव नहीं करेगा, बल्कि एक वक्त आएगा रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमेशा मूव करे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल थोड़ी सी एनर्जी हर वाइब्रेशन पर उसको देनी पड़ेगी, ताकि वो कभी रुके ना। जितनी एनर्जी फ्रिक्शन डिसिपेट कर रही है उतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो चलती रहे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास ये जो एलसी सर्किट है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो हमारे पास चार्जेस ऑसिलेट करते करते एक वक्त आएगा रुक जाएंगे। तो वो जो
एनर्जी डिसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस में, तो उसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसको हम एसी सोर्स से प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सीखा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रेड में लिख रहा हूं, इसलिए रेड में लिख रहा हूं क्योंकि बुक ने ये डिस्कस नहीं की, तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो याद रखिएगा, एट रेजोनेंस एन एलसी सर्किट, बल्कि लिखना चाहिए पैरेलल एलसी सर्किट, एट रेजोनेंस a parallel LC circuit just behave like an open circuit for AC source, क्योंकि सोर्स का कोई करंट यूज नहीं होगा आइडियली। स्टूडेंट्स आइए अब चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ, और फिर मैं आपके सामने बाकी प्रॉपर्टीज भी लिखूंगा। तो एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत करंट पास करेगा, ये आपकी बुक ने यहां पर मेंशन की हुई है। अब स्टूडेंट्स ये बातें आप लोगों ने लिख देनी है। अभी हम लोग मजीद चलते हैं आगे कि हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर आपका ये जो एसी सोर्स है इसकी पोलैरिटी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी है। अब याद रखिएगा, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये करंट को कुछ ऑपोजिशन देता है जिसको मैंने आपको बताया था एक्ससी कहते हैं, और इंडक्टर भी करंट को कुछ ऑपोजिशन देता है जिसे हम एक्सएल कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनके नाम है। इनके फार्मूला मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक लम्हे के लिए इनके फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। कैपेसिटर करंट को रोकने के लिए जितनी ऑपोजिशन देता है एक्सी, यानी कि उसका फार्मूला है 1/2 पाई एफ सी। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए जी, कैपेसिटर की ऑपोजिशन का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद याद रखिएगा, इंडक्टर की ऑपोजिशन का फार्मूला मिलता जुलता था लेकिन उसमें एफ ऊपर आता है 2 पाई एफ एल। इस सूरत में हम इंडक्टर के केस में क्या कह सकते हैं कि इंडक्टर की जो ऑपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं बात कर रहा हूं एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हमारा जो सोर्स है उसकी पोलैरिटी बड़ी तेजी से रिवर्स हो रही हो, इसे हम बोलते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी है। अब हाई फ्रीक्वेंसी एसी पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपको मालूम है एक्सएल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि एक्ससी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से कम हो जाएगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो एक्सएल ज्यादा और एक्ससी कम। तो याद रखिएगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। तो एक्सएल एक्ससी से ज्यादा हो जाएगा, इंडक्टर ज्यादा अपोज करेगा तो वो डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर dominates over capacitor। हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर कैपेसिटर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि उसके ऑपोजिशन ज्यादा है। अब इसके उल्ट सोचें आप, याद रखिएगा अगर हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी एसी हो, लो फ्रीक्वेंसी एसी क्या होगा, जिसकी पोलैरिटी इतनी तेजी से चेंज नहीं हो रही जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब लो फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो अब रिलेशन उल्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सएल कम, और यहां फ्रीक्वेंसी कम क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो एक्ससी ज्यादा हो जाएगा इनवर्स रिलेशन में। तो यहां पर लो फ्रीक्वेंसी पर हम कह सकते हैं कि एक्ससी ज्यादा होगा, एक्ससी ज्यादा होगा और एक्सएल कम होगा, यानी कैपेसिटर ज्यादा ऑपोजिशन देगा, और जब कैपेसिटर ज्यादा ऑपोजिशन देगा तो वो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा इंडक्टर पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एट लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर dominates over इंडक्टर। कैपेसिटर इंडक्टर पर डोमिनेट कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने देखा, हाई फ्रीक्वेंसी हो तो एक्सएल एक्ससी से बड़ा, लो फ्रीक्वेंसी हो तो एक्ससी एक्सएल से बड़ा। कोई तो ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी ना जिस पर एक्ससी और एक्सएल आपस में बराबर होंगे,
उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे इसको। व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? ये आपके एसी सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एट विच कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि कैपेसिटर की ऑपोजिशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस becomes equal to इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, यानी दोनों की ऑपोजिशंस बराबर हो जाए। यानी मैं कह सकता हूं कि XL becomes equal to XC। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर XL XC से बड़ा, लो फ्रीक्वेंसी पर XC XL से बड़ा, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC आपस में बराबर, दोनों ऑपोजिशंस आपस में बराबर हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, अगली बात हम लोगों ने ये देखनी है कि वो कौन सी ऐसी लकी फ्रीक्वेंसी है, वो कौन सी खुशकिस्मत फ्रीक्वेंसी है जिस पर XL और XC आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करना है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब डेरिवेशन में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, XL किसके बराबर है? XC के बराबर, ये तो मैंने कह दिया। अब आप लोग जानते हैं XL का फार्मूला मैंने लिखा भी आप लोगों के सामने, 2 पाई FL। लेकिन क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी ना इस टाइम, तो मैं F के साथ छोटा सा R लिख रहा हूं। इसी तरह XC क्या है, वो भी मैं फार्मूला लिख चुका हूं, 1/2 पाई FC। इधर भी F के साथ छोटा सा R लिखूंगा। मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे उसको एक तरफ अलग करना पड़ेगा। यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मौजूद है, यहां पर भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मौजूद है। इस F को उधर ले जाता हूं तो ये तो बन जाएगा FR का स्क्वायर, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई होगा। ये 2 पाई इधर नीचे जाकर 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये उधर ऊपर है ना, मल्टीप्लाई हो रहा था, जाकर डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो 2 पाई से जब 2 पाई ये वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे जाकर, तो ये तो 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। 2 2 जा 4 और पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर। और ये L जब उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो स्क्वायर से निजात हासिल करने के लिए अंडर रूट लेंगे हम दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, यहां बन जाएगा FR, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहां जब अंडर रूट, चले मैं यहां पर ले लेता हूं एक दफा अंडर रूट। लो बे बच्चों, अब जरा देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, तो FR आ गया। 4 का अंडर रूट पूरा पूरा आता है और वो है 2। पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई रह जाएगा, लेकिन L और C के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और अगर आपको याद हो, एग्जैक्ट यही फार्मूला सीरीज रेजोनेंस में भी आया था। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला चेंज नहीं हुआ। पहली कैरेक्टरिस्टिक आज मैं यही लिखूंगा, पैरेलल LC का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी वही है। तो याद रखिएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी FR किसके बराबर है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। स्टूडेंट्स, ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात होगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब स्टूडेंट्स, रेजोनेंस पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या बातें आप लोगों ने याद रखनी है, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों ऑपोजिशंस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि बराबर है। आपको मालूम है 3 ही चीजें होती हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। आज आपके सामने इंडक्टर भी लगा हुआ था, कैपेसिटर भी लगा हुआ था, बजाहिर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप आइडियल केस नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना। अब इन दोनों की ऑपोजिशन, इसकी ऑपोजिशन XC है, इसकी ऑपोजिशन XL है, और इसकी ऑपोजिशन तो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ऊपर आ रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही है। कुछ और बातें भी है जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। बहरहाल यहां आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्योंकि ये आपस में बराबर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो फिर वाहिद ऑपोजिशन पूरे सर्किट की कौन सी रह गई? रेजिस्टेंस। हालांकि इंडक्टर भी लगा हुआ, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, लेकिन आपका सर्किट
प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, क्यों भला? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स लगे नहीं हुए, नहीं लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ऑपोजिशन बराबर होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा अगली बात, एट रेजोनेंस क्या देखा हम लोगों ने? इंपीडेंस। इंपीडेंस जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं इज रेजिस्टिव। यानी इंपीडेंस का क्या मतलब होता है? टोटल ऑपोजिशन। तो टोटल ऑपोजिशन में ये भी कैंसिल हो गया इससे, तो फिर टोटल ऑपोजिशन में सिर्फ कौन आया? रेजिस्टेंस। तो इसलिए मैंने लिखा कि एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यानी कि मैं यूं भी कह सकता हूं इसको, Z इज इक्वल टू R। यानी ऑपोजिशन सर्किट की वही होगी जो सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स अगली बात, बजाहिर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ये ऑपोजिशन जो है ये तो मिनिमम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना कि आपके पास थी 3 ऑपोजिशंस, 2 ने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बराबर हो गई हैं। जब वो बराबर हो गई हैं तो हम कहेंगे वो तो कैंसिल कर देंगे, तो ऑपोजिशन अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगी क्योंकि 2 चीजें बराबर हो गई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां पर आपकी जो ऑपोजिशन है वो मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम होगी। याद रखिएगा एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस आएगी तो Z मैक्सिमम होगा, ऑपोजिशन मैक्सिमम होगी। अब स्टूडेंट्स को यह बात नहीं समझ में आती कि ऑपोजिशन मैक्सिमम कैसे होगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास XL और XC आपस में बराबर हो जाएं तो उस वक्त सर्किट को मैक्सिमम ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, मिनिमम का नहीं। लेकिन ऑपोजिशन मैक्सिमम क्यों हो जाती है इसको हम एक रेलेवेंट एग्जांपल से जान सकते हैं। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, ये मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं R1 और R2। तो मैंने इनकी 5 डिफरेंट पिक्चर्स आप लोगों के सामने बनाई हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, यहां पर भी हर एग्जांपल में। पैरेलल में आप लोगों को मालूम है जो फार्मूला होता है वो होता है कि टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये है टोटल ऑपोजिशन पूरी। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी इसको मैं आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि अगर आपने टोटल ऑपोजिशन निकालनी है यानी RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो दोनों रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट डिवाइड कर दो उनके सम से। यानी आसान अल्फाज में प्रोडक्ट ओवर सम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है पैरेलल के केस में, सीरीज में नहीं। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 13 की बात है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी इजीली। इमेजिन करो मैंने 10 ओम तकसीम करने हैं, कितने ऑपोजिशन है? 10 ओम्स। अब मैंने टोटल 10 ओम ही रखना है। मैं एक रेजिस्टर 1 ओम का और दूसरा 9 ओम का भी रख सकता हूं, टोटल 10 है। एक 2 का और दूसरा 8 का भी कर सकता हूं, एक 3 का और दूसरा 7 का भी कर सकता हूं क्योंकि ये भी 10 ही बनता है। एक 4 कर सकता हूं, एक 6 कर सकता हूं, 4 + 6 = 10, और एक 5 कर सकता हूं और दूसरा रेजिस्टर भी 5 कर सकता हूं। तो ये मेरे पास डिफरेंट किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं। आइए देखते हैं इन सारी सूरतों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां होगी। आपको मालूम है कुल मिलाकर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी रेजिस्टेंस देगा? प्रोडक्ट ओवर सम। अब जरा देखिए प्रोडक्ट कितना है, एक रेजिस्टेंस 1 है एक 9 है, तो प्रोडक्ट हुआ 1 × 9 9 डिवाइडेड बाय सम कितना होगा? 1 + 9 = 10 और ये बन गया 0.9 ओम्स। यहां पर लिख देता हूं मैं कि ये हमारे पास कुल मिलाकर 1 और 9 का रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कितनी ऑपोजिशन दे रहा है? 0.9 ओम्स। अब जरा देखिए अगर एक 2 का हो और एक 8 का हो, है तो 10 ही बन रहा टोटल, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? क्या फार्मूला है? प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट कितना है? 2 × 8 16 और सम कितना है? 2 + 8 10। तो ये बना स्टूडेंट्स 1.6 ओम्स। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये कुल मिलाकर जो हमारे पास ऑपोजिशन बन रही है ये 1.6 ओम्स है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें तो प्रोडक्ट है 21 3 × 7 21, सम कितना है? 3 + 7 10, आंसर कितना आया? 2.1। इसी तरह से 4 × 6 24, सम कितना है? 4 + 6 10, ये आ गया आंसर 2.5।
4 और इसी तरह से 5 इंटू 5 25 और सम कितना हुआ 5 प्लस 5 10 तो आंसर कितना हुआ 2.5। ये सारे आंसर्स जो हमारे पास 3 और 7 का है 2.1 ओहम 2.4 ओहम और 2.5 ओहम। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर गौर से देखें टोटल हमारे पास 10 ओहम ही है जिसको मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, लेकिन वो टोटल भले 10 ओहम है लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो कुल मिलाकर टोटल 2.5 ओहम्स जनरेट कर रहा है, जबकि यहां पर वो सिर्फ 0.9 यानी मैक्सिमम आंसर कब आएगा रेजिस्टेंस का, आपकी ऑपोजिशन मैक्सिमम कब होगी पैरेलल के अंदर, जब दोनों ऑपोजिशंस आपस में बराबर हो जाएं उस वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम आंसर देता है। तो आज के आर्टिकल में भी हमारे साथ बेसिकली यही हुआ। हम लोगों ने कहां से आर्टिकल स्टार्ट किया था, आइए चलते हैं वापस सेकंड बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने कहा था एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हैं, और अगर आप लोग फर्स्ट बोर्ड पर दोबारा से जाएं तो आप लोगों को पता चलेगा, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास पैरेलल सर्किट है और एक्सएल यानी इसकी ऑपोजिशन और एक्ससी यानी इसकी ऑपोजिशन बराबर है। और मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पैरेलल में जब दो ऑपोजिशंस आपस में बराबर हो जाए तो आंसर ऑपोजिशन का मैक्सिमम आता है, जो मैंने अभी इस एग्जांपल में आप लोगों को समझाया। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको लिखते हैं, बल्कि स्टूडेंट लिख तो लिया हम लोगों ने, ये पढ़ लेते सिर्फ एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर जो ऑपोजिशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब ऑपोजिशन मैक्सिमम हो गई तो करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि करंट को ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी तो करंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एट रेजोनेंस करंट इज मिनिमम, करंट इज मिनिमम। और इसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में यहां पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और यहां पर करंट है, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ आर, और रेजोनेंस पर ऑपोजिशन मैक्सिमम तो करंट मिनिमम। तो करंट जब इस पे मिनिमम होगा तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें फिर से वही एलसी सर्किट, आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो इंडक्टर की ऑपोजिशन एक्सएल है वो ज्यादा है और कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है वो एक्ससी वो कम है, यानी अभी रेजोनेंस नहीं है। इस वक्त अगर आप लोग देखें तो हमारे पास, अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं तो आप देख